खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। बिल्कुल नहीं भाई, अरसल मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और अगर कभी उन्होंने मुझे भूले से भी परेशान किया तो आप हैं ना, उनकी अच्छी खबर लेने के लिए। नूर के चेहरे की शरारती मुस्कुराहट अरसल और मुस्तफ़ा दोनों को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। नूर, मम्मा का फोन है, हादी तुमसे बात करना चाहता है और हिबा भी रो रही है। अगर तुम्हारी आवाज़ सुन लेंगे तो उन्हें सुकून हो जाएगा। जिस मकसद से वो बहन भाई की गुफ्तगू के दरमियान आया था वो भी बयां कर डाला। तुम जाओ नूर, उनसे बात कर लो और मेरे पास एहसन को भेजो। रूप के बजाय एहसन को अपने पास बुलाने पर इन दोनों को हैरत हुई, लेकिन फिर कुछ सोच कर वो दोनों ही बाहर की सिमत बढ़ गए। थोड़ी देर में एहसन हैरत ज़दा सा कमरे में दाखिल हुआ। क्या हुआ सर, किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको? ज़रूरी तो नहीं मैं अपने भाई को किसी वजह से बुलाऊं, कोई काम हो तभी याद करूं, वो धीमे से गोया हुआ। तो एहसन को कुछ पल के लिए शर्मिंदगी हुई। बहुत शुक्रिया एहसन, मेरी जान बचाने के लिए। मुस्तफ़ा शाह तुम्हारा ये कर्ज कभी नहीं भूलेगा। तुमने मेरी नहीं, मेरी एंजल की खुशियाँ और बेटे की खुशियाँ, उसका बचपन बचाया है। एहसान कैसा मुस्तफ़ा शाह पर। प्लीज़ सर, आपने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके आगे ये सब कुछ भी नहीं है। वो तड़प ही तो उठा था। जिस इंसान ने सारी जिंदगी उस पर एहसान किए हो वो आज उसका शुक्रिया अदा कर रहा है। ये जिंदगी आपकी दी है। अगर आपको बचाने में इस जिंदगी को वार ना पड़ा तो मैं एक पल भी गुरेज नहीं करूंगा। एहसन का मजबूत लहजा महसूस करके मुस्तफ़ा शाह मुस्कुराया। तुम्हारी जान नहीं चाहिए एहसन, और ना ही मैंने तुम पर कोई एहसान किया है। तुम्हारे जैसा दोस्त, भाई, साथी बहुत मुश्किल से मिलता है और मुझे शायद जिंदगी में हमेशा तुम्हारी ज़रूरत महसूस होगी। इसीलिए खुद के लिए दोबारा ये सब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी और तुम मेरे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। ये सब आपकी मोहब्बत है, वरना मैं तो तुम मुस्तफ़ा शाह के भाई हो। इससे पहले कि वो दोबारा कुछ उल्टा सुल्टा बोलता, मुस्तफ़ा ने उसे वहीं वार्न किया। अस्बात में सर हिलाता वो आंखों में नमी लिए वो जल्द ही बाहर चला गया। बाबा, लाएं अजहान को मुझे दे दें, मैं इसे ले जाती हूँ उसके बाबा से मिलाने। रूप ने असवद की गोद में बैठे हैरान परेशान अजहान की तरफ इशारा किया। नहीं रूप, तुम यहीं रुको, मैं मुस्तफ़ा से मिलकर बस 2 मिनट में आया। एक नज़र अपने डैड की तरफ देखकर वो खामोश हो गई। ठीक है बाबा, लाएं इसे मुझे दे दें और आप मिलाएं। एहसन बाहर आया तो असवद तीर की तेजी से रूम में दाखिल हुआ। क्या हुआ एहसन, क्या तुम रो रहे हो? वो उसकी सुर्ख आंखें और उनमें तैरती नमी देखकर हैरान हुई। मैं ठीक हूँ भाभी, बस मुस्तफ़ा भाई मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। उनके बहुत एहसान है मुझ पर। अगर आज मैं आपके सामने जिंदा सलामत सांस ले रहा हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा भाई के बायस है। मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, अपने घर में, अपने दिल में, अपने रिश्तों में जगह दी। अगर आज मैंने उनके लिए ज़रा सा कुछ कर दिया तो वो मुझे शुक्रिया अदा करके पराया कर रहे हैं। अरे अरे बस, तुम तो लड़कियों से भी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है, वो कभी भी तुम्हें खुद से पराया नहीं कर सकते। मैंने महसूस किया है, वो सिर्फ तुम्हें अपना भाई बोलते नहीं हैं बल्कि दिल से मानते भी हैं। शुक्रिया अदा करने का मतलब ये तो नहीं होता कि कोई इंसान आपको पराया कर रहा है, बल्कि हो सकता है उन्हें आपका अमल इस कदर पसंद आया हो कि वो शुक्रिया अदा किए बगैर न रह सके। और हाँ, जिस तरह मुस्तफ़ा ने तुम्हें अपना भाई बोला है, तुम मेरे लिए भी भाई के बराबर ही हो। अगर अरसल और चांद भैया के बाद मैंने किसी को दिल में भाई की जगह दी है तो तुम हो। रूप ने मतानत से समझाकर आखिर में उसके गाल खींच डाले। वो भी सरशार सा मुस्कुराया। बात सच में उसकी समझ में आ गई थी। तभी एक बार फिर खुद को अकेला महसूस करने के बजाय वो पूरा एतमाद हो गया। कैसे हो? असवद ने कमरे में दाखिल होते ही पहले उसका हाल अहवाल पूछना जरूरी समझा। ओह आप? उसे बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी कि अब असवद उससे मिलने आएगा। वो तो रूप के आने की तवक्को लगाए बैठा था। मैं पहले से ठीक हूँ, मुख्तसर जवाब देकर वो खामोश हुआ। कुछ पल दोनों के दरमियान ही खामोशी की नजर हो गए। मुस्तफ़ा को समझ नहीं आ रहा था वो आखिर क्या बोले। उनकी बेटी को खुशी देने का अहद किया था और खुद ही उसे दुख देने का बायस बन गया। हालांकि हालात किसी भी तरह से उसके हाथ में न थे। इस वक्त चाह कर भी वो अपने और रूप के लिए कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन वजह चाहे जो भी हो,
जाने अनजाने ही सही, उसकी ज़ात उनकी बेटी के आंसुओं और दुख का बायस बनी थी, जिसका मुदावा शायद वो किसी तरह भी अदा नहीं कर सकता था। खामोशी गहरी होती जा रही थी और वो बस 2 मिनट बोल कर आया था। आखिरकार असवद ने ही उस चुप को तोड़ने का फैसला किया। बाहर मेरी बेटी और नवासा बहुत खुश हैं कि तुम जिंदा हो। मैं भी खुश हूँ क्योंकि इन दोनों की खुशियाँ तुमसे जुड़ी हैं, लेकिन मैं उनसे पहले तुमसे मिलने इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आज एक बार फिर तुमसे एक और अहद चाहिए। वो कुछ तौक़ुफ़ के लिए रुका। मुस्तफ़ा शाह भी हमतन गोश होकर उनके एक एक लफ्ज़ को सुन रहा था। खामोश कमरे की ये गहरी खामोशी किसी अंधेरे कब्रिस्तान की गहरा सन्नाटा महसूस हो रही थी। न जाने वो इस वक्त कौन सा अहद लेने आए थे। आज के बाद तुम किसी झमेले में नहीं पड़ोगे। मैं नहीं जानता तुम्हारा बदला कहाँ तक पहुँचा, लेकिन अगर मेरी बेटी और नवासे के साथ एक खुशो खुरम जिंदगी गुजारनी है तो तुम्हें अपने बदले की आग को अभी इसी वक्त दफन करना होगा। लफ्ज़ थे या पिघलता सीसा जो इस वक्त असवद मलक ने उसके कानों में उंडेल दिया था। वो उसके बदले के बारे में बात कर रहा था। इसका मतलब था वो सब जान चुका है। ज़रूर रूप ने उस कमरे के बारे में खोज लगा ली होगी और उसकी डायरी भी पढ़ ली होगी। क्या उसने ये सब अपने बाप से शेयर किया है? दिमाग में सबसे पहले यही सवाल उभरा। कुछ भी था, उसे ये उम्मीद न थी कि रूप उसका ये राज अपने बाप से शेयर करेगी। मुझे ये सब रूप ने नहीं बताया। असवद मलक ने भी दुनिया देखी थी। उसके पुरसोच अंदाज को लम्हे से कबल भांप गया था। जिस दिन वो शाह मेंशन से एक डायरी और एक गिफ्ट लाई थी, उससे 2 दिन बाद मैं खुद उसके कमरे में गया था जहां मुझे वो डायरी मिली, जिसे मैंने एक बेटी की लाइल्मी में पढ़ा, क्योंकि उस वक्त मेरे दिमाग में भी ऐसे बहुत से सवालात थे जिन्होंने मेरे दिमाग में खलबली मचा रखी थी। और तुम्हारी वो डायरी पढ़ने के बाद सब कुछ साफ साफ हो गया था। लेकिन मैं नहीं चाहता तुम अपने इस बदले को और तूल दो। मेरे बाबा की मौत इसी दिन हो गई थी जिस दिन तुम दुबई के लिए रवाना हुए थे, और आस पास से छानबीन के बाद मुझे ये मालूम हुआ था कि उस दिन तुम्हारे दादाजी का भी एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन तुम्हारे दादाजी को कुछ लोग उठा कर ले गए थे और मेरे बाबा को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया था। उस दिन मेरे बाबा की मौत का बायस किसी न किसी हद तक तुम्हारे दुश्मन थे, और आज शम्स शाह का हमारे दरमियान ना होना इस बात का सबूत है कि तुम्हारे दुश्मनों की वजह से मेरे अपनों पर खतरा मंडला रहा है। मैं नहीं चाहता कि इस दुश्मनी की भेंट मेरी बेटी और नवासा चढ़ें, और मुझे उम्मीद है तुम भी अपनी बीवी और बेटे पर किसी किस्म का कोई खतरा नहीं चाहोगे। असवद मलक ने बोलना शुरू किया तो बोलता ही चला गया। मुस्तफ़ा शाह बस दम साधे सुन रहा था। वाकई ये हकीकत थी। उस दुश्मनी में उसका रहा सहा सहारा उसके दादाजी छिन गए थे, लेकिन वो कैसे उस इंसान को बख्श दे जिसने उसकी आंखों के सामने उसके जान से प्यारे दादाजी को मौत के घाट उतार दिया हो। वो अभी भी सोचों में डूबा था, लेकिन असवद मलक अपनी बात उसके गोश गुजार कर बाहर जा चुका था। डैड, अजहान की चहकती आवाज पर वो चौंका। छोटे छोटे कदमों से भागता वो मुस्तफ़ा के बेड तक आया, लेकिन हाइट छोटी होने की वजह से एक बार फिर वो बेहिसी से अपनी माँ की तरफ देखने लगा। रूप उसका मासूम फूला फूला मुंह देखकर खुशदिली से मुस्कुराई। आज सालों बाद वो खिलकर मुस्कुराई थी। थोड़ा झुककर अजलान को मुस्तफ़ा के बराबर मौजूद खाली जगह पर बिठाया। डैड, आप कहाँ थे अब तक? वो अपने डैड से सवाल गो था, लेकिन मुस्तफ़ा शाह यक टिक उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। नीली आंखें, भरे भरे गाल, दूधिया रंगत, ये सब हूबहू मुस्तफ़ा शाह के नैन नकूश थे, लेकिन शहद रंग बाल और ठोड़ी का खम बिल्कुल रूप जैसा था। आहिस्ता आहिस्ता हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश की, मगर चंद इंच की बुलंदी पर ही हाथ बेजान होकर नीचे गिर गया। रूप जहां बड़ी गौर और खुशी से मुस्तफ़ा की इस हरकत को नोट कर रही थी, यकदम हाथ वापस गिरने पर संजीदा हो गई। कुछ सोचकर वो खुद एक चेयर घसीट कर बेड के करीब ले आई। इन दोनों के करीब बैठकर उसने मुस्तफ़ा के हाथ को अपने हाथों में थामा और आस्तगी से उसका हाथ अपने हाथ की मदद से उठाकर अजलान की गाल से लगाया। जहां रूप की आंखों में नमी फैल गई, वहीं मुस्तफ़ा शाह की आंखें भी जब्त से लाल हो गईं। मेरा बेटा? फरते जज्बात से उसकी आवाज़ कपकपा गई। नहीं, हमारा बेटा। रूप ने खफकी से उसके जुमले की तस्हीह की। हाँ, हमारा बेटा। वो धीमे से मुस्कुराया।
डैड, अब आप हमारे साथ घर चलेंगे? वो दोबारा चहका। हाँ बेटा, अब डैड हमेशा आपके साथ रहेंगे, वो धीमी सी सरगोशी में गोया हुआ। थैंक्स। एक नज़र रूप की तरफ मशकूर नज़रों से देखा। आपको नहीं लगता आप आज बहुत थैंक्स वैंक्स जैसी फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, पहले हसन को और अब मुझे? ओए लंबू, अभी तुम में इतनी जान नहीं है कि मैं अपनी कराटों की रिहर्सल तुम पर करूं और तुम सह जाओ। मुंह बनाकर धमकी दी गई। वो खुलकर मुस्कुराया। अजलान ने हैरत से अपनी माँ के इस नए रूप को देखा। डैड, आज मम्मा नई नई लग रही है। वो सीधा अपने डैड से मुखातिब हुआ तो रूप और मुस्तफ़ा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्यों, ऐसा क्या नया हो गया आज आपकी मम्मा में? डैड, आज मम्मा मुस्कुरा रही हैं, पहले कभी ऐसे नहीं मुस्कुराई। और आज मम्मा ने आपको इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि सब लोग डर गए, मैं भी डर गया। डॉक्टर को ये इतनी बड़ी आंखें करके दिखाई और उन्हें भी डराया। दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाकर वो रूप की आंखों का साइज बताने की नाकाम कोशिश कर रहा था, जबकि मुस्तफ़ा शाह की सदमे से आंखें फैल गई। रूप ने भी खसिया कर इधर उधर देखा। तुमने अपने मुजाजी खुदा को थप्पड़ मारा? उसने हैरत और सदमे से मिले जुले तासरात लिए उसे घूरा। कुछ पल सर झुकाकर लब दबाने के बाद आखिरकार वो दोबारा अपने दबंग अंदाज में आ गई। हाँ तो डॉक्टर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, आप भी आंखें खोलकर बंद कर रहे थे, कोई रिस्पांस भी नहीं दे रहे थे। वो मशीन भी पता नहीं क्यों वो रूहान सी हुई। आप भी मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा है और उसी गुस्से में मैंने आपको एक जबरदस्त चढ़ दिया। अब वो कुछ शर्मिंदा सी थी। ओह, तभी मुझे अपना गाल तपता महसूस हो रहा था। उसने सर को इस तरह जुम्बिश दी जैसे अब सब कुछ साफ साफ उसकी समझ में आ गया हो। डैड, मैंने अभी आपकी दाढ़ी खींची थी। अजलान ने उसे जोर का झटका धीरे से दिया। व्हाट? आपने भी? सब आपसे उठने का बोल रहे थे लेकिन आप उठ नहीं रहे थे, फिर मुझे ही कुछ करना पड़ा। छोटे छोटे लबों को सुकेड़ कर उसका पुरसोच अंदाज दोनों को ही खिलखिलाकर हंसने पर मजबूर कर गया। 2 महीने बाद आज एक बार फिर वो मलक हाउस में मौजूद था। अजलान खुद उसकी गोद में बैठा फ्रूट से भरी प्लेट अपनी गोद में रखे बैठा था, जिसमें से मुस्तफ़ा वक्तन फवक्तन सेब का एक छोटा सा टुकड़ा उठाकर उसके मुंह में रख देता। हिबा भी साथ वाले सोफे पर बैठी छोटी सी बॉल को कभी अपने मुंह में ले जाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो उसके छोटे से मुंह में जाने से इनकार कर देती तब उसे शदीद गुस्सा चढ़ता। इसी गुस्से के जेरे असर गेंद को दोनों हाथों से मसलकर तोड़ मरोड़ने की पुरजोर कोशिश की जाती, लेकिन यहाँ भी नतीजा नदारद। हादी भी फर्श पर अपनी मोटर कार और बाकी खिलौनों को बखेरे बैठा था। नूर बारहा उसे भी सोफे पर बिठा कर गई, लेकिन वो ठहरा सदा का जिद्दी। दोबारा अपने खिलौनों का मेला फर्श पर लगाकर खुद भी वहीं धप से बैठ जाता। वक्फे वक्फे से नजर हिबा के हाथ में मौजूद गेंद पर भी डाल देता। शायद इंतजार में था कब वो गेंद उसके हाथों से फिसले और वो चील की तरह उसे झपटा मार ले। किर्रत ने उसे लाकर सूप दिया। रूप के साथ साथ बाकी सब ने भी मुस्तफ़ा शाह का ख्याल किसी छोटे बच्चे की तरह रखा था, तभी इतनी जल्दी वो दोबारा रिकवर कर सका। डैड, आज आप मेरे साथ डिनर पर जा रहे हैं? अजलान ने उसके सर पर नया धमाका किया। इन 2 महीनों के अरसे में उस पर एक बात तो अच्छी तरह आश्कार हो गई थी, उसका बेटा भले उस जैसा नजर आता है, लेकिन आदात और इतवार में वो उससे 4 कदम आगे था। आज दोपहर उसने रूप से साथ डिनर करने की फरमाइश ज़ाहिर की थी, जिस पर रूप ने खुशदिली से हामी भी भर डाली थी। लेकिन इस वक्त अजलान का ये सवाल साबित कर रहा था कि इन दोनों के इस प्लान की खबर उनके शैतान बेटे के कानों में पहुंच गई है। बेटा क्यों नहीं? सबके सामने वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ। पुलाव, बिरयानी, आइसक्रीम मैं सब खाऊंगा। सेब के क्यूब को मुंह में चबाते हुए नई फरमाइश का इजहार किया गया। जो दिल चाहे वो ऑर्डर करना बेटा। रूप कहाँ है? असवद की आवाज ने बाकी सबको अपनी तरफ मतवज्जे किया। वो आज ना जाने कहाँ गई है। जवाब किर्रत की तरफ से आया। एक नज़र सब बच्चों और मुस्तफ़ा की तरफ देखकर वो ऐन उसके सामने बुराजमान हो गया। तुम्हें तो पता होगा। वो सीधा मुस्तफ़ा से मुखातिब हुआ। कुछ खरीदारी करने गई है। असवद को जवाब देने के साथ साथ प्लेट से सेब उठाकर दोबारा अजलान के मुंह में रखा। अचानक खरीदारी किस लिए?
वो हैरान हुए बगैर न रह सका। एक नज़र असवद की तरफ देखकर वो कुछ पल खामोश रहा, लेकिन इन सभी की सवालिया नजरें मुसलसल उसके चेहरे का तवाफ कर रही थीं। कल हम सब तारा का रिश्ता लेने सलीम अंकल के घर जाएंगे। मुस्तफ़ा का जवाब असवद के साथ साथ किर्रत को भी हैरान कर गया। तारा का रिश्ता? मगर किसके लिए? वो दोनों अपनी बेटी के इस नए कारनामे से अनजान थे। एहसन के लिए ये एक नया बम था जो इन दोनों के सरों पर फोड़ा गया था। दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ सवालिया नजरों से घूरा। एहसन तारा को पसंद करता है। मुस्तफ़ा ने ही इन दोनों की उलझन को सुलझाया। कब से? किर्रत को तजस्सुस हुआ। 3 साल पहले से पसंद करता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है अपने जज्बातों का इजहार करने की। इसीलिए रूप ने उसकी नैया पार लगाने सोचा है। सारी सिचुएशन से उनको आगाह करके उसने अजलान को हिबा के बराबर बिठाया और खुद सूप का प्याला उठाया। असवद, एहसन अच्छा लड़का है। किर्रत कुछ पल सोच विचार के बाद असवद की तरफ मतवज्जा हुई। उसने भी हामी में सर हिलाया। वाकई जितना वो अब तक के अरसे में एहसन को जान पाए थे, उसके हिसाब से एहसन एक बहुत अच्छा, समझदार और खुश अखलाक इंसान था। उफ, बाहर बहुत गर्मी है। मॉल से थक कर आते ही वो सीधा दब से बेड पर आ गिरी। तो किसने बोला था अकेले इतना काम करने का? वो भी सुबह से अकेले रहकर बोर हो गया था। शिकवा तो बनता था। आप जानते हैं मैं किस लिए खार हो रही थी? उसने मुंह बनाया। पानी से गिलास लबालब भरकर मुस्तफ़ा ने उसके हाथ में थमाया, जिसे 2 सांस में गटागट हल्क से उतारते ही वो दोबारा बेड पर ढह गई। मेरा शहजादा कहाँ है? अचानक उसे अजलान का ख्याल आया। वो सो रहा है, मुंह बनाकर जवाब दिया गया। इतनी जल्दी? बेवक्त क्यों सुला दिया? रात को अच्छे से नींद नहीं ले पाएगा। वो परेशान हुई। रात को वो हमारे साथ डिनर पर जाने का प्लान रखता है, इसलिए अभी अपनी नींद पूरी कर रहा है ताकि रात को हमारे रोमांटिक डिनर को फैमिली डिनर में तब्दील कर सके। मुस्तफ़ा के जले भुने अंदाज ने उसे चौंकने पर मजबूर कर दिया। अपने बेटे की शरारत पर उसे हंसी भी आई। तो क्या हुआ मुस्तफ़ा? वो हमारा बेटा है। हमारे साथ कहीं भी आने जाने का उसे पूरा पूरा हक है। रूप ने उसे जानबूझकर छेड़ा। हाँ, तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा मुझे तपा तपा कर। वो जल भुन ही तो गया था। तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। सारा प्यार अजलान के लिए है। मसनूई संजीदगी से भरपूर नाराजगी का इजहार किया गया। अरे अरे अरे, आप उदास ना हो। मैं आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ, मगर वो क्या है कि अजलान के लिए मेरा प्यार थोड़ा ज्यादा है। वो तो जैसे उसकी जलन का मजा ले रही थी। कुछ पल खामोश रहने से उसे तकते रहने के बाद अचानक रूप को अपनी तरफ खींचा। अपने हिस्से का प्यार वसूल करना है, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। जज्बात से पुर लहजा लिए उसने रूप के गिर्द मजबूत हिसार कायम किया।